मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 में जो 12th चैप्टर पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन, आज ये टॉपिक जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो हम नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे, नया लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण, पेट्रोलियम संरक्षण। देखिए दोनों ही जो है वो हमारे लिए जीवाश्म ईंधन के रूप में जो है हमारे पास उपलब्ध है। दोनों ही सीमित संसाधन हैं, चाहे कोयले की बात करें तो कोयला भी और पेट्रोलियम पदार्थ भी, दोनों ही हमारे पास किस प्रकार के संसाधन हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में देखें तो ये अनवीकरणीय स्रोत हैं, समाप्य स्रोत की श्रेणी में है, और हम कह सकते हैं कि यदि इनको यदि विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पहले बात करते हैं अपन कोयला की। कोयला क्या है? तो कोयला जो है वो एक ठोस पदार्थ है, और किस प्रकार का ठोस है? कार्बनिक ठोस है ना। तो कोयला क्या है? तो कोयला एक कार्बनिक ठोस है। किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, और किस तरह की अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि कोयला एक किस तरह का पदार्थ है? कार्बनिक ठोस पदार्थ है, और इसका उपयोग जो है वो हम किस रूप में करते हैं? तो इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। बेसिकली ये किसका आता है? ईंधन के रूप में जो है वो इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है ना, इस कुल ऊर्जा का जो करीब 35 से 40% जो है, देखिए कितना इसका उपयोग ईंधन के रूप में है, और इससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? तो हमारे पास जो कुल ऊर्जा है उसका कितना 35 से 40% जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? कोयले से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, कोयले से इसको प्राप्त किया जाता है। जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है या हम जितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसमें से 35 से 40% ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त हो जाती है? कोयले से प्राप्त होती है। यदि अपन कार्बन की प्रतिशत मात्रा देखें किसके अंदर? कोयले में, है ना। कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है, यदि उस प्रतिशत मात्रा के आधार पर बात करें, प्रतिशत मात्रा के आधार पर, तो कोयले कितने प्रकार के हैं? तो प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितना है? 4 प्रकार का। ठीक है भाई, कोयला कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। किस आधार पर बताया हमने? प्रतिशत कार्बन की मात्रा के आधार पर। पहला जो कोयला है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। ठीक है। दूसरा कोयला जो है उसको बोलते हैं बिटुमेन्स प्रकार का कोयला, और तीसरा जो कोयला है वो कहलाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, और 4 नंबर पे जो कोयला आता है उसको अपन बोलते हैं पीट कोयला। ठीक है भाई, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट प्रकार का कोयला। एंथ्रासाइट जो है उसके अंदर प्रतिशत कार्बन की मात्रा है 94 से लेकर के 98% तक। हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो है वो किसके अंदर है? एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में। और सर्वाधिक कार्बन होने के कारण से इसको हम क्या कहते हैं? सबसे अच्छे प्रकार का कोयला, या सबसे अच्छा जो है वो कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट होता है। बिटुमेन्स जो है उसके अंदर प्रतिशत कार्बन की मात्रा जो है वो 78 से 86% तक है। वहीं लिग्नाइट जो है उसके अंदर 28 से जो 30% तक है, और वहीं पर जो पीट प्रकार का कोयला है उसके अंदर 27% तक। अब देखिए पीट में सबसे कम कार्बन की मात्रा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, गुणवत्ता के हिसाब से ये कैसा है? सबसे घटिया प्रकार का कोयला है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो सबसे कम है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? सबसे घटिया प्रकार का कोयला। सबसे बढ़िया कौन सा? एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी?
94 से लेकर के 98% तक। वहीं बिटुमेंस में 78 से 86, लिग्नाइट में 28 से 23 और पीट के अंदर कितना 27% जो है कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है कोयले में। देखो एक क्रिया है जिसको बोलते हैं कोयले का भंजक आसवन, भंजक आसवन। ठीक है भाई, कोयले का भंजक आसवन किया जाता है तो क्या होता है, और ये क्रिया क्या है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जब हवा नहीं हो, किसी हवा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हम कोयले को 1000 से लेकर के और 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर हम वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म करते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है कोयले का भंजन आसवन। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या मिलता है, देखो कोलतार मिलता है, कोल गैस मिलती है, कोलतार मिलता है, कोल गैस मिलती है, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, कोयले का भंजक आसवन करना। कोयले का भंजक आसवन कैसे करते हैं, वायु की जो अनुपस्थिति है, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर जो होती है उसके की कंडीशन में हम इसको 1000 से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कोलदार, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोयले का भंजक आसवन करना। कोयला जो है वो प्रकृति में कैसे बनता है, तो आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कोयला जो है उसका निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण। तो देखिए कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि लाखों वर्षों पूर्व क्या हुए कि जो प्राकृतिक घटनाएं हुई उनके कारण से जो पेड़ थे वो क्या हो गए, जमीन में दब गए और उनके ऊपर मिट्टी की परतें जो है वो बनते रहे। और क्या हुआ कि जो भूगर्भ है उसके ताप के कारण और उसके दाब के कारण कोयले के जो सॉफ्ट टिश्यूज थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन इसके कठोर भाग जो है वो अवशेष के रूप में बच गए, अवशेष के रूप में बच गए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्टिकल के क्या बन गए, अवशेष, जिसको अपन बोलते हैं जीवाश्म, इसीलिए इसको जीवाश्म की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ये जो है वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गए। कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि लाखों वर्षों पूर्व की बात है, लाखों वर्ष पूर्व जो है वनस्पति, वनस्पति का मतलब हो गए पेड़ पौधे जो हैं वो भूमि के नीचे क्या हो गए, दब गए। ठीक है भाई, अब भूमि के नीचे दब गए और मिट्टी की परतें बनती गई, मिट्टी की परतें बनती चली गई। ठीक है भाई, बनती गई। क्या हुआ कि भूगर्भ का दाब लगा, मिट्टी का दाब लगेगा तो भूगर्भ के ताप और दाब, भूगर्भ के ताप और दाब के कारण जो है पेड़ों के या वनस्पति के जो कोमल भाग है या कोमल उत्तक जो है, ये कोमल उत्तक तो क्या हो गए, नष्ट हो गए और कठोर भाग जो है, और कठोर भाग अवशेष के रूप में, अवशेष को अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो अवशेष के रूप में क्या हो गए, शेष बच गए। ठीक है भाई, बच गए और इन्हीं शेष बचे हुए भाग जो है वो कालांतर में किस में बदल गए, कोयले में। शेष भाग जो है वो कालांतर में क्या बन गए, कालांतर में कोयला बन। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो कोयले हैं इनका निर्माण हुआ। कोयला जो है इसके बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण जो है वो आसानी से संभव नहीं है। इसीलिए इसका हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण जो है वो उपयोग करना चाहिए। ये एक सीमित संसाधन है, समाप्य ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में है। ठीक है,
आगे जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोयला किस प्रकार का ईंधन था। कोयला जो है वो हमारा जीवाश्म ईंधन था। आगे हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। देखो पेट्रो माने चट्टान, ओलियम माने तेल। इसे चट्टानों का तेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चट्टानों का तेल। पेट्रो माने चट्टान, ओलियम मतलब क्या होता है? तेल। इसे अपन क्या कहेंगे? पेट्रोलियम अर्थात चट्टानों का तेल कहते हैं। पेट्रोलियम जो है वो कैसा है? तो पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्मी ईंधन है। किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है। कोयले की तरह ये भी किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है भाई। कैसे बनता है? तो देखिए ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण किससे होता है? वनस्पति तथा जीव जंतुओं, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के भूगर्भ में दब जाने से होता है। ठीक है भाई। इनका निर्माण कैसे होता है? कि भूगर्भ में दब जाने से होता है। वही कारण है कि जो भूगर्भ है, भूगर्भ के ताप व दाब के कारण भूगर्भ के ताप और दाब के कारण इनका क्या हो गया? आपतन हुआ। ठीक है भाई। ये सम्मिलित हो गए और जिससे क्या बन गए? आपतन के कारण क्या बन गए? पेट्रोलियम पदार्थ बने। ठीक है भाई। पेट्रोलियम पदार्थ बने। किस तरह से बने? देखिए पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण वनस्पति तथा जीव जंतु जो है उनके भूगर्भ में दब जाने से हुआ। कैसे हुआ? कि भूगर्भ के ताप और दाब के कारण इनका क्या हो गया? आपतन हो गया, जिसके कारण से ये किसमें बदल गए? पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गए। पेट्रोलियम कैसे पदार्थ है? तो पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? कच्चा तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा या अपरिष्कृत तेल भी कहा जाता है। ठीक है ना। पेट्रोलियम जो है तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल तथा इसे और क्या कहा जाता है? चट्टानों का तेल। इसे क्या कहा जाता है? चट्टानों का तेल कहा जाता है। ठीक है भाई। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल और इसे क्या बोलते हैं? चट्टानों का तेल भी कहते हैं। कैसा होता है? तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो किस तरह का पदार्थ है? तो पेट्रोलियम काले गाढ़े रंग का द्रव्य होता है। कैसा होता है? ये पेट्रोलियम है ना, किस तरह का है? काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। कैसा होता है? काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है ना। इसके क्या है? विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। इसके विभिन्न घटक होते हैं। ठीक है भाई। घटक होते हैं और इन घटकों को हम अलग भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो इन घटकों को प्रभाजी आसवन विधि से क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। ठीक है भाई। इसको हम कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन विधि जो होती है उसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे देखो इसके घटक कौन कौन से हैं? इसके घटक जो है उनमें है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन तथा स्नेह। देखिए अपन ने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इससे बहुत सारे प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनको अलग किया जाता है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन और स्नेहक है। ठीक है ना। बहुत सारे पदार्थ और भी हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रभाजी आचरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमें करते हैं। कोयला किस तरह का संसाधन है, तो देखो कोयला व पेट्रोलियम दोनों ही प्रकार के पदार्थ जो हैं वो किस प्रकार के हैं, तो अनवीकरणीय हैं, जिनको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय, तथा किस प्रकार के हैं, समाप्य ऊर्जा संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है। ये किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, तो ये समाप्य हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि इनको बनाने में अधिक तो समय लगता है और इनका पुनर्निर्माण जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका हमें उपयोग किस तरह से करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ करके, मतलब विवेकपूर्ण तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। और इनके उपयोग के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। देखो आजकल है ना, आजकल क्या है, पेट्रोलियम के स्थान पर है ना, वर्तमान में क्या है, इन पदार्थों के स्थान पर क्या कर रहे हैं हम, इन पदार्थों के स्थान पर क्या है, अन्य विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं, अन्य विकल्पों का क्या करते हैं, उपयोग खोज रहे हैं। ठीक है भाई, वर्तमान में क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये संसाधन तो क्या है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है ना, तो इनकी जगह हम क्या कर रहे हैं, अन्य संसाधन क्या है उनको खोज रहे हैं। जैसे जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस, तो उसकी जगह तो आजकल इस्तेमाल किया जाता है किसको, बायोगैस को। ठीक है ना, बायोगैस, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। इसका उपयोग होता है डीजल, तो डीजल के स्थान पर जो है आजकल इस्तेमाल किया जाता है किसका, बायोडीजल का। इसका उपयोग किया जाता है बायोडीजल का। अब ये बायोडीजल क्या है, तो बायोडीजल जो है वो क्या है, डीजल के समान पदार्थ है। कैसा है, डीजल के समान पदार्थ है। देखो इसका जो है वो उपयोग आजकल इसके जो उपयोग के लिए जो है वो कार्य किया जा रहा है, ताकि डीजल का एक विकल्प जो है वो हमारे पास आ जाए, है ना। तो ये डीजल के समान पदार्थ है। ये किससे प्राप्त होता है, तो देखिए ये जैविक स्रोत से प्राप्त होता है, मतलब जो जीव है उनसे प्राप्त होता है, तो जैविक स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैविक स्रोत से प्राप्त होता है, तो जब इसका उपयोग किया जाता है तो इससे किसी प्रकार का क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है ना, प्रदूषण नहीं होता। और साथ ही क्या है, ये किस प्रकार का पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय है, मतलब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ताकि इसका आसानी से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ना तो इसके उपयोग से प्रदूषण हो रहा है और ये आसानी से अपघटित हो जाता है, जैविक स्रोतों से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। किस तरह का है, तो डीजल के समान जो पदार्थ है। अब देखिए इसे अपन क्या कैसे कहते हैं, इसे अपन भविष्य का क्या कह रहे हैं, ईंधन कहते हैं। इसे अपन क्या कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन। इसको बायोडीजल जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन कह रहे हैं, ईंधन कहते हैं। राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार है ना, इसने इसकी खेती जो है ना, इसके इस प्रकार के पदार्थों की जो खेती है, उनकी व्यवसायिक खेती, मतलब बड़े स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर जो खेती है, खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, राजस्थान सरकार जो है वो इस प्रकार की जैविक ईंधन जो है उसके व्यवसायिक स्तर पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या बनाया है, इसने एक बनाया संगठन जिसको बोलते हैं बायोफ्यूल मिशन। ठीक है ना,
इसके लिए एक बनाया है बायोफ्यूल मिशन, और दूसरा इसके लिए एक बनाया है बायोफ्यूल अथॉरिटी। क्या बनाया है? बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल क्या अथॉरिटी, ठीक है ना। बायोफ्यूल अथॉरिटी का क्या किया है इन्होंने? गठन किया है। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार ने जैविक ईंधन जो है उसकी व्यावसायिक खेती के लिए किस प्रकार का संगठन बनाया है या किन 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 चीजों का गठन किया है। तो ध्यान रखना है बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी जो है इनका गठन किया है। तो इस तरह से जो हमारा पेट्रोलियम है तो ये समाप्य ऊर्जा संसाधन है, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? इनके स्थान पर कुछ नए संसाधन की खोज कर रहे हैं, जिनमें एक संसाधन अपन ने पढ़ा बायोडीजल। और इसकी एक खास बात और क्या है बायोडीजल की, कि हमारे वर्तमान में जो ईंधन काम में लिए जा रहे हैं, कौन से ईंधन? जिनमें हम ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? डीजल का। तो डीजल का उपयोग करते हैं तो उन ईंधनों को हमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, और बिना किसी परिवर्तन के हम क्या कर रहे हैं? इस नए ईंधन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। देखिए अगला जो है वो हमारे पास है चिपको आंदोलन, ठीक है ना। चिपको आंदोलन, तो ये चिपको आंदोलन जो है वो क्या है? आप सभी इसके बारे में एसएसटी के बुक के अंदर पढ़े हुए हैं, आपको ध्यान होगा कि आपको ध्यान है कि 1730 एडी में और जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने क्या बनाना था? महल बनाना था, ठीक है, महल बनाना था। और महल के लिए उनको किसकी आवश्यकता थी? लकड़ी की, ठीक है ना, लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो सेवक थे उनको कहा कि भाई आप जाकर के जो है वो आसपास के गांव से लकड़ी ले आए, है ना, और साथ में जो है वो सिपाही भी उनके साथ चल दिए। तो लकड़ी जो है इसको लेने के लिए वो कौन से गांव पहुंच गए? खेजड़ली गांव। कहां पहुंच गए? खेजड़ली गांव। और वहां जाकर के उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पेड़ काटना शुरू किया, ठीक है भाई, पेड़ काटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जैसे ही पेड़ काटना शुरू किया तो उस पेड़ काटने की जो आवाज है उसको सुनकर, उस आवाज को सुनकर के एक महिला जिसका नाम है अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां जो है उस स्थान पर पहुंच गई, ठीक है, जहां पर क्या किए जा रहे थे? पेड़ काटे जा रहे थे, वहां पर पहुंच गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे निवेदन किया किस बात के लिए? कि आप पेड़ नहीं काटें, ठीक है, नहीं काटें। लेकिन उन्होंने क्या किया? पेड़ काटने वालों ने और उनके साथ जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि भाई राजा क्या क्या है, हमें तो पेड़ काटने ही हैं। तो पेड़ नहीं काटने का जब उसने निवेदन किया और वो क्या नहीं हुए? नहीं माने, ठीक है। तो वो क्या हो गए? वो अमृता देवी और उसकी तीनों पुत्रियां जो है वो पेड़ से क्या हो गई? लिपट गई, मतलब वो क्या कर गई? उनके साथ में चिपक गई। और राजा के जो सिपाही थे इन्होंने क्या कर दिया? पेड़ों के साथ में उनको पेड़ के साथ ही क्या कर दिया? काट दिया। अब देखिए जैसे ही ये बात आसपास के क्षेत्र में फैली, है ना, तो और लोग जो है गांव के लोग भी उस स्थान पर क्या हो गए? पहुंच गए। और वो भी आकर के क्या कर गए? पेड़ के साथ लिपट गए। पेड़ों से क्या हो गए? पेड़ों से लिपट गए। अब लिपट गए। अब क्या किया गया? उनको भी क्या कर दिया गया? पेड़ के साथ काट दिया गया, ठीक है। और काट दिया गया किसके साथ? पेड़ों के साथ में उनको काट दिया गया। इस तरह से इस आंदोलन में जो वो है 363 लोग जो है वो क्या हो गए? 363 लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। या हम कह सकते हैं 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, ठीक है ना। 363 लोगों ने क्या कर दिया? पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये घटना जो है, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? ये जो घटना थी इसी का नाम चिपको आंदोलन कहलाया, या इसी को अपन क्या बोलते हैं?
खेजड़ली आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो यही अपना चिपको आंदोलन है और यही हमारा क्या है, खेजड़ी आंदोलन है। तो इस तरह से इस पूरी घटना को जो है हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ में जो है वो आपका आज ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नया लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हैव ए गुड डे।